सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आप सभी लोगों के निष्ठा के प्रशिक्षण चल रहे हैं। 1 दिसंबर 2020 से आपका मॉड्यूल नंबर 10, मॉड्यूल नंबर 11 और मॉड्यूल नंबर 12 आपके दीक्षा पोर्टल पे अपलोड हो चुके हैं। आप इनका प्रशिक्षण 1 दिसंबर 2020 से 15 दिसंबर 2020 के मध्य कर सकते हैं। साथियों, इस तरह से कुल मिलाकर आपको 18 प्रशिक्षण कंप्लीट करने हैं। जब आपके 18 प्रशिक्षण कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आपको एक ऑनलाइन कॉम्पिटेंसी टेस्ट देना होगा, जिसमें आपको 60% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। तो इसलिए ज़रूरी है जितने हम प्रशिक्षण कर रहे हैं उन्हें हम ध्यान से करें, उनकी वीडियो को ध्यान से देखें और उसकी प्रश्नोत्तरी को बहुत ही ध्यान से करें। इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है हम जितने भी प्रशिक्षण कर रहे हैं उनके महत्वपूर्ण नोट्स हमारे पास उपलब्ध हों, क्योंकि जब दीक्षा पोर्टल से ये सभी प्रशिक्षण समाप्त हो जाएंगे तब ये यहाँ से हटा लिए जाएंगे, तब आप कहाँ से इनकी तैयारी करेंगे? इसके लिए आपको नोट्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो आज की इस वीडियो में हम मॉड्यूल 11 भाषा का शिक्षण शास्त्र के महत्वपूर्ण नोट्स के बारे में जानेंगे और मैं आपको बताऊंगा आप इसकी पीडीएफ को भी इस वीडियो की मदद से डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, इसकी पीडीएफ को मैंने पासवर्ड से प्रोटेक्टेड की हुई है और इसका पासवर्ड मैं आपको वीडियो के दौरान बताऊंगा। साथियों, ये महत्वपूर्ण नोट्स हमें राकेश गुप्ता जी ने उपलब्ध कराए हैं, जो मध्य प्रदेश के मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। बहुत ही मेहनती टीचर्स हैं और बहुत ही सुंदर नोट्स वे बनाते हैं। इसके लिए राकेश गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतने सुंदर नोट्स मुझे उपलब्ध कराए, जिससे कि मैं इसे अपने चैनल पे अपलोड कर सकूं। तो साथियों, वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं राकेश गुप्ता जी ने किस तरह के नोट्स बनाए हैं। भाषा का शिक्षण शास्त्र, हमारा पहचान, हमारी गर्व, प्रतिभा, टैलेंट, जीवन जीने का कौशल। देखिए कितने सुंदर नोट्स राकेश गुप्ता जी ने बनाए हैं। संप्रेषण, बच्चा, महत्व, कल्याण, इसमें सब कुछ डिटेल में इन्होंने बताया है। हमारे राकेश गुप्ता जी बूढ़ा मंदसौर डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते हैं और बहुत ही होनहार शिक्षक हैं, बहुत ही मेहनती शिक्षक हैं। इनकी मैंने आप एक वीडियो भी आप अपने चैनल पे अपलोड की है, जिसमें इन्होंने पढ़ाने का तरीका बताया है। तो साथियों, ऐसे शिक्षक बहुत कम होते हैं जो इतनी मेहनत करते हैं। देखिए, चलो सुनकर बोले और सीखे। कै, मैं, ले, कमल, ए, आ, आम, है, ले, हलदर। सबसे पहले इसमें भाषा के बारे में डिटेल में इन्होंने बताया है। तो भाषा शिक्षण शास्त्र, यहाँ से आपके नोट्स शुरू होते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मैंने इस मॉड्यूल से क्या नया सीखा? तो क्या नया सीखा? मूल्यांकन को अलग हिस्सा न मानना, कक्ष में सहायक शिक्षण सामग्री का कैसे बेहतर उपयोग कर सकते हैं, व्याकरण को अलग से पढ़ाने की आवश्यकता नहीं, भाषाओं के समेकन के साथ कौशलों का एकीकृत यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, संवाद कहानी से प्रारंभ करना जिससे बच्चों को विषय वस्तु से जोड़ा जा सके, साथ ही दूसरा क्रियाकलाप करके दिखाना। प्रश्न नंबर 2 है, इसको मैं अपनी शाला में कैसे लागू करूंगा? टॉपिक को पढ़ाते समय गतिविधि खेल के माध्यम से साथ साथ ही मूल्यांकन करूंगा। पहले जिस प्रकार उपयोग करता था उसमें इसके अनुसार उपयोग करूंगा। व्याकरण का पाठ पढ़ाते समय पठन के पश्चात ही सिखाऊंगा, जिससे अलग से आवश्यकता नहीं होगी। चारों कौशल का एकीकृत रूप उपयोग शिक्षण के दौरान करूंगा। हमेशा कक्षा के वातावरण को शिक्षण में बनाने के लिए कहानी को चित्र के साथ उतार चढ़ाव के साथ प्रस्तुत करूंगा और आवश्यक क्रियाकलाप भी करके दिखाऊंगा। साथियों, बहुत सुंदर राइटिंग है। इतनी सुंदर राइटिंग हर कोई नहीं लिख सकता। बहुत ही सुंदर राइटिंग में लिखते हैं और बहुत ही अच्छा लिखते हैं। इसके लिए राकेश गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका पासवर्ड मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता दूंगा। इस पासवर्ड को मैं 3 बार बताऊंगा, क्योंकि कुछ शिक्षक साथी शिकायत करते हैं कि पासवर्ड समझ में नहीं आया, तो मैं 3 बार बताऊंगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। भाषा शिक्षण शास्त्र,
भाषा शिक्षा के विभिन्न पक्षों को समझना, जैसे भाषा सीखने की प्रकृति, सीखने में भाषा की भूमिकाएं, संसाधन और कार्यनीति के रूप में बहुभाषिता, शिक्षा नीति में भाषा, भारतीय संदर्भों में भाषा शिक्षण के उद्देश्य है। भाषा को साक्षरता और भाषा सीखने के लिए एकीकृत कौशल दृष्टिकोण के साथ सतत आकलन से परिचित कराना, अलग अलग स्तरों के लिए सीखने के प्रतिफलों और सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं को बताने योग्य बनाना, सामान्य सरोकारों की समझ बनाना, जैसे विद्यार्थी जेंडर संबंधी मुद्दों, विशेष आवश्यकताओं, समावेशी कक्षा, विद्यालय आधारित पूर्व व्यावसायिक शिक्षा और ऐसे अन्य संगत मुद्दों को जानना, प्रक्रियाओं को समझना और निरंतर आकलन और सीखने के प्रतिफलों की रिपोर्टिंग के लिए कार्यनीतियों का उपयोग करना। नेक्स्ट आता है सामग्री की रूपरेखा। नंबर 1, भाषा अधिगम और सीखने की भाषा की केंद्रीयता, भारतीय संदर्भों में भाषा सीखने सिखाने की स्थिति, भाषा में शिक्षा नीति, त्रिभाषा सूत्र और बहुभाषिता। नंबर 2 पे आता है पहली, दूसरी और तीसरी भाषा के संदर्भ में भाषा शिक्षण। नंबर 3 पे आता है भाषा शिक्षण के उद्देश्य और सीखने के प्रतिफलों तक पहुंचना। नंबर 4 पे आता है भाषा कौशल शिक्षण, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, संदर्भ आधारित व्याकरण शिक्षण, शब्दावली और साहित्य मूल पाठ। नंबर 5 भाषा आकलन और इसकी प्रक्रियाएं हैं, सतत आकलन और आकलन के परिणामों की रिपोर्टिंग। और नंबर 6 पे है जेंडर विशेष आवश्यकताएं, बहुभाषिता, विविधता और सीखने सिखाने के संदर्भों में समावेश जैसे राष्ट्रीय और शैक्षिक मुद्दों को संबोधित करना। नेक्स्ट आता है भाषाओं का शिक्षा शास्त्र परिचय। भाषा सभी मनुष्यों और समाज का अनिवार्य हिस्सा है। प्रत्येक बच्चा अपनी मातृभाषा, पहली भाषा को स्वाभाविक रूप से किसी गंभीर प्रयास के बिना सीख जाता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम औपचारिक या अनौपचारिक स्थितियों में से कई भाषाएं सीखते हैं। हम भाषा सीखने या इसके अधिग्रहण में ऐसी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं जिससे में बच्चा स्पष्ट और स्पष्ट रूप से कार्यनीति अपनाते हैं, जैसे अवलोकन, वर्गीकरण, अनुमान लगाना और उसका सत्यापन आदि। शिक्षा में भाषा की भूमिका को समझने के लिए हमें भाषा की प्रकृति, जीवन और समाज के अन्य पक्षों के साथ इसके इंटरफेस, भाषा सीखने के बारे में मान्यताओं और भाषा सीखने के लिए विद्यार्थी के प्रयासों को समर्थन कैसे दे सकते हैं। भारत जैसे देशों में कई भाषाएं प्रचलित हैं और एक विशिष्ट भारतीय भाषा में कक्षा में बहुभाषी लोग मिल सकते हैं। जब हमारे बच्चे विद्यालय में प्रवेश करते हैं तो वे अपनी एक भाषा अथवा अपनी भाषा सीख कर आते हैं। वे अपनी उम्र और संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार भाषा को अच्छी तरह जानते हैं। वे अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा भी सीखते हैं, जिसे अधिकांश भारतीय स्थितियों में दूसरी भाषा के रूप में माना जाता है। बच्चों में भाषा के प्रति इतनी जागरूकता है कि आवाज़ से शब्द कैसे बनते हैं और शब्द मिलकर एक साथ सार्थक वाक्य बनाते हैं, इससे पता चलता है कि उनके पास एक आंतरिक व्याकरण है और वे इसका उपयोग करना जानते हैं। बच्चे जो भी सीखकर कक्षा में आते हैं उसे अपनी कक्षा में हमें बेहतर बनाना होगा और उसे दूसरी नई भाषा अंग्रेजी, दूसरी भाषा को सिखाने के लिए आगे बढ़ाना होगा। नेक्स्ट है आपका भाषा सीखना आयाम। एनसीएफ 2005 में कहा गया है कि भाषा शिक्षण मूलतः है सारे विषयों का शिक्षण, यानी कि सारे विषयों का अध्यापक, एक तरह से दूसरी भाषा में कहूँ सारे विषयों का अध्यापक एक तरह से भाषा का अध्यापक होता है और भाषा का अध्यापक मूलतः सभी विषयों का अध्यापक होता है। भारत बहुभाषी देश है, 16 से 52 भाषाएं हमारे देश में कही गई हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत से विषयों की बात की, जैसे विज्ञान शिक्षण, समाज विज्ञान शिक्षण, कला शिक्षण, खेल शिक्षण, बहुत सारी चीज़ों को कक्ष तक लाना या भाषा से जोड़कर हमें कहीं न कहीं बताना है या भाषा पढ़ते हुए इस ओर जाना है, तो जाहिर है कि हमें भाषा शिक्षण में इस सारे उद्देश्यों को पूरा करना पड़ेगा। प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, तृतीय भाषा के रूप में शिक्षण, इनमें अंतर क्या है? प्रथम भाषा के रूप में किस भाषा को पढ़ते हैं तो क्या फ़र्क होगा? दूसरी भाषा के रूप में पढ़ते हैं तो, तीसरी भाषा के रूप में पढ़ते हैं तो, और हमारे भारत की पूरी वस्तुस्थिति देखी जाए तो कैसा है? इस तरह से इन स्तरों पर प्रथम भाषा के रूप में, द्वितीय भाषा के रूप में, तृतीय भाषा के रूप में हम पढ़ते हैं, तो इसमें क्या फ़र्क आएगा? हमारी भारतीय भाषाओं को ध्यान में रखते हुए अगर आप अंग्रेजी शिक्षण अब आप करते हैं तो अंग्रेजी हमारे भारत में एक तरह से द्वितीय भाषा की स्थिति है। बाकी भारतीय भाषाओं की कहीं पहली भाषा भी है, कहीं दूसरी व तीसरी भी है। 1968 की नीति में जिसकी बात कही गई है और जिन कोर कंपोनेंट को लेकर हमारी पूरी शिक्षा की पृष्ठभूमि रची गई है, उन कोर कंपोनेंट के अलावा और भी उनमें तो बहुत बातें जरूर की गई हैं, लेकिन बहुत
ऐसे बहुत से बिंदु हैं जिनको और जोर देकर आज के समय में पढ़ने पढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि आज की सामाजिक ज़रूरत है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनको सीखने के प्रतिफलों से भी जोड़कर रखा गया है। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए कि आकलन के बिंदु पर, क्योंकि आकलन को हम एक अलग गतिविधि के रूप में देखते हैं, तो आकलन एक अलग से गतिविधि न होकर पढ़ने पढ़ाने का हिस्सा है। पढ़ने पढ़ाने के साथ ही आकलन कैसा होगा या आकलन का संबंध क्या बनता है, गतिविधियों में संवेदनात्मक स्थिति होगी, आपस में संवाद करेंगे जिससे उनको अधिक अवसर प्रदान किए जाएंगे। पहली बात तो हमें भाषा और सीखना जो बिंदु है, यानी सीखना होता कैसे है, सीखना किन परिस्थितियों में संभव है, बच्चा कैसे सीखता है, इस पर ध्यान ज़्यादा होना चाहिए। बहुभाषी कक्षा का स्वरूप कैसा हो, बहुभाषी कक्षा होगी कैसे, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट से होगा कैसे, प्रिंट कैसा होना चाहिए, विषयों के केंद्र में भाषा, यानी कि सभी विषयों को जोड़कर गतिविधियां भी सारे कौशलों को एक साथ समेकित रूप में होंगी। नेक्स्ट है आपका भाषा का शिक्षण शास्त्र। भाषा अधिगम और सीखने में भाषा की केंद्रता, इसमें आपको पूरी डिटेल में बताया गया है कि भाषा के शिक्षण, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज में पहली, दूसरी और तीसरी भाषा के संदर्भ में भाषा शिक्षण, जेंडर विशेष आवश्यकताओं, बहुभाषिता, विविधता और सीखने सिखाने के संदर्भ में समावेशन जैसे राष्ट्रीय और शैक्षिक मुद्दों को संबोधित करना, और ये भाषा अधिगम और सीखने में भाषा की केंद्रिता, भारतीय संदर्भों में भाषा सीखने सिखाने की स्थिति, भाषा में शिक्षा नीति, त्रिभाषा सूत्र और बहुभाषिता। इसके साथ साथ भाषा शिक्षण के उद्देश्य दिए हुए हैं, सीखने के प्रतिफलों की प्राप्ति दी गई है, भाषा आकलन और उसकी प्रक्रियाएं, सतत आकलन और आकलन के परिणामों की रिपोर्टिंग दी हुई है, और भाषा सीखने सिखाने की सामग्री, और भाषा कौशल शिक्षण, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, संदर्भ आधारित व्याकरण शिक्षण, शब्दावली, साप्ताहिक मूल पाठ। नेक्स्ट आता है भाषा में भाषा सीखने की स्थितियां। चलिए इससे शुरू करने से पहले मैं आपको इसका पासवर्ड बता देता हूं। साथियों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और इसका पासवर्ड होगा, ये आपका मॉड्यूल 11 है, तो अब इसका पासवर्ड रख देते हैं मॉड्यूल 11, MODULE, मॉड्यूल 11 @ अब ये हमारी राकेश गुप्ता जी ने बनाई है, तो इसलिए इसका नाम भी हम रख देते हैं गुप्ता जी, GUPTA, गुप्ता JIG। तो आप ध्यान से सुन लीजिए, इसका पासवर्ड सभी आपके स्मॉल लेटर्स हैं, मॉड्यूल 11, MODULE, मॉड्यूल 11 @ गुप्ता जी, GUPTA, गुप्ता JIG। सभी के बीच में किसी के बीच में स्पेस नहीं है, स्मॉल लेटर्स हैं, और ध्यान से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। नेक्स्ट आता है भाषा, भारत में भाषा सीखने की स्थितियां। हमारा देश एक विविध देश है, हमारे यहाँ बहुत सारी भाषाएं हैं, बच्चे अपने परिवेश में भाषा सीखते हैं। हमें भाषा की प्रकृति, जीवन और समाज के अन्य पहलुओं के साथ इसके इंटरफेस, भाषा सीखने के बारे में मान्यताओं और भाषा सीखने के शिक्षार्थी के प्रयोग में सहयोग कैसे कर सकते हैं पर एक समग्र परिप्रेक्ष्य विकसित करने की जरूरत है। भाषा शिक्षक के रूप में समझाने की आवश्यकता है कि भाषा सीखने की स्थितियां कैसी होती हैं, हमारी कक्षा के संदर्भों में भाषा सीखने के लिए क्या स्थितियां हैं, और इस बहुभाषी कक्षाओं को एक संसाधन और रणनीति के रूप में उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं बहुभाषिता आखिर क्या होती है। बहुभाषिता एक प्राकृतिक घटना है जो सकारात्मक रूप से संज्ञानात्मक लचीलेपन और शैक्षिक की उपलब्धि से संबंधित है। नंबर 2, द्विभाषिता यानी संज्ञानात्मक और शैक्षिक उपलब्धि के साथ के सकारात्मक संबंध को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया गया है। द्विभाषी बच्चों का न केवल कई अलग अलग भाषाओं पर नियंत्रण होता है, बल्कि शैक्षिक रूप से वे अधिक रचनात्मक और सामाजिक रूप से अधिक सहिष्णु भी होते हैं। पहली, दूसरी और तीसरी भाषा के रूप में भाषाएं सीखना। बच्चे अपनी पहली भाषा के रूप साथ स्कूल आते हैं और फिर वे दूसरी और तीसरी भाषा सीखते हैं। पहली, दूसरी, तीसरी भाषा सीखने की रणनीतियां भिन्न भिन्न हो सकती हैं, लेकिन उन्हें समृद्ध निवेश आधारित संचार वातावरण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आता है संबद्ध निवेश आधारित संचार वातावरण। भाषाई निवेश आधारित समृद्ध संचार वातावरण का निर्माण प्रिंट और ऑडियो वीडियो सामग्री के माध्यम से किया जाता है, जहां बच्चों की उम्र, रुचि और स्तर, जहां भाषा देखी जाती है, भाषा पर ध्यान दिया जाता है और बच्चों द्वारा उपयोग की जाती है, उन्हें भाषा सीखने में मदद मिलती है और भाषा में दक्षता भी बढ़ती है। नेक्स्ट आता है संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा अधिगम में भाषा की केंद्रितता को बढ़ावा देना। हर शिक्षक पहले भाषा शिक्षक है और फिर एक विषय शिक्षक, इसलिए शिक्षार्थियों के भाषा
कौशलों संपूर्ण पाठ्यक्रमों में विकसित होते हैं। विज्ञान, पर्यावरण अध्ययन, सामाजिक विज्ञान, गणित आदि सीखने के दौरान भी भाषा सीखना है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस्से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन की खातिर, इसमें एक कविता दी गई है, आप इस कविता को ध्यान से देख लीजिए। कविता के पठन में उचित लय, उतार चढ़ाव हो, आदि से अधिक कविता वही समझ में आ जाती है। अलग अलग विधाओं को पढ़ना, कहानी, नाटक, कविता आदि का भी एक कौशल है भाषा का। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना कौशल की बात करते हैं। ये कौशल अलग अलग नहीं है, ये एकीकृत कौशल हैं। भाषा से जुड़ाव के लिए कहानी एक सशक्त माध्यम है, जिसमें बच्चे आनंद के साथ एकाग्र होकर सुनते हैं और जिज्ञासा से प्रश्न भी करते हैं। इस मॉड्यूल में मैं भी एक कहानी के माध्यम से दिखाया गया। दूसरी क्रियाकलाप, इसमें बच्चों को प्रैक्टिकल के माध्यम से दिखाना, जिसको देखने के पश्चात वे घर जाकर उसको करके देख सकें। इसमें एक क्रियाकलाप गतिविधि क्या तैरेगा क्या डूबेगा के माध्यम से दिखाया गया है। बच्चों के बीच शब्दों की सूची रखकर और उनको अपनी भाषा में क्या कहते हैं शब्द ढूंढकर दिखाना। बच्चे तुरंत भोजपुरी, निमाड़ी, मालवी जिस क्षेत्र में से होंगे उसको ढूंढकर ले आएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि उनको अपनी मातृभाषा से ही जोड़ रहे हैं। मातृभाषा के साथ किसी भी भाषा से को पढ़ाएंगे तो वे सक्रियता के साथ और आनंद के साथ सीखेंगे। कविता नहीं, किसी भी विधा के सहारे व्याकरण पढ़ा सकते हैं। व्याकरण पढ़ाने का सबसे तरीका यही है। जब तक आप ज्ञान और अर्थ सर्जन की प्रक्रिया में अपने विद्यार्थियों को शामिल नहीं करेंगे, तब तक वह कविता उनसे जुड़ेगी नहीं और उसके विकास का हिस्सा भी नहीं बनेगी। नेक्स्ट है आपका प्रिंट रिच वातावरण कक्षा में बनाना। विद्यार्थियों को सुनकर, समझकर, बातों को जोड़ते हुए संदर्भ स्थापित करने में कुशल होना चाहिए। यहाँ सुनने से आश्रय मौखिक व्याख्यान करना नहीं है, बल्कि सुनकर समझना और उसमें अर्थ निकाल पाना भी है। नंबर 2, विद्यार्थियों को संदर्भ को आरेखित करके और पूर्व ज्ञान के साथ पाठ को जोड़कर अर्थ का निर्माण करने में सक्षम होना चाहिए। उन्हें आत्मविश्वास के साथ पाठ को पढ़ना आना चाहिए और समालोचनात्मक दृष्टिकोण को भी विकसित करना चाहिए। नंबर 3, भाषा की कक्षा में विद्यार्थी को अपनी कल्पना और रचनात्मकता विकसित करने के लिए उचित स्थान मिलना चाहिए। साहित्यिक कहानियाँ, उपन्यास, कविता, नाटक और दार्शनिक सामग्री कल्पनाशीलता प्रदान करते हैं। नंबर 4, विद्यार्थियों को भाषा को समझने और उपयोग करने की क्षमता विकसित करने की आवश्यकता होती है, ताकि वे उसका प्रयोग ज्ञान से जुड़ी अलग अलग प्रक्रियाओं को समझने में कर सकें। नंबर 5, विद्यार्थियों की अपने संचार कौशल की सहायता से विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में तार्किक, विश्लेषणात्मक और रचनात्मक तरीके से चर्चा में शामिल होने में सक्षम होना चाहिए। नंबर 6, विद्यार्थियों को अपने विचारों को अनायास और संगठित तरीके से व्यक्त करने के लिए आत्मविश्वास विकसित करना चाहिए। और नंबर 7, कौशल को तभी सीख पाते हैं जब उनका उपयोग बार बार करते हैं, यानी हम करके सीखते हैं। इसका बहुत रोचक उदाहरण बच्चों का वीडियो गेम खेलकर सीख जाना है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भाषा सीखने सिखाने के उद्देश्य, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में क्या क्या उद्देश्य दिए हुए हैं। पहला उद्देश्य है बच्चों में सामर्थ्य का विकास करना, ताकि वह जो सुनते हैं उसे समझ सकें। दूसरा उद्देश्य है समझ के साथ पढ़ने की क्षमता का विकास करना। तीसरा उद्देश्य है सहज अभिव्यक्ति का विकास करना। चौथा उद्देश्य है सुसंगत लेखन के कौशल को विकसित करना। पांचवा है विभिन्न प्रतिरोधों पर नियंत्रण पाना। और छठा है बच्चों में रचनात्मकता का विकास करना। सातवां है आपका संवेदनशीलता का विकास करना, जेंडर, पर्यावरण। इस तरह से भाषा सीखने सिखाने के उद्देश्य दिए गए हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में। अब आता है सीखने के प्रतिफल। बच्चे अपने साथ बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, अपनी भाषा, अपने अनुभव और दुनिया को देखने का अपना नजरिया। बच्चे घर परिवार और परिवेश से जिन अनुभवों को लेकर आते हैं वे बहुत समृद्ध होते हैं। उनकी इस भाषाई पूंजी का इस्तेमाल भाषा सीखने सिखाने के लिए किया जाना चाहिए। बच्चे को ऐसा वातावरण मिलना जरूरी है जहां वे बिना रोक टोक के अपनी उत्सुकता के अनुसार अपने परिवेश को खोजबीन कर सकें। विद्यालय में आने पर बच्चे बेझिझक अभिव्यक्त करने में असमर्थ पाते हैं, क्योंकि वे जिस भाषा में सहज रूप में अपनी राय, अनुभव, भावनाएं व्यक्त करना चाहते हैं वह विद्यालय में ज़्यादातर स्वीकार नहीं होती। वातावरण ऐसा प्रदान करना जिससे कि वे अपने को सहज, कल्पनाशीलता, प्रभावशील और व्यवस्थित ढंग से भिन्न भिन्न प्रकार का लेखन कर सके और अपनी भाषा को प्रभावी बनाने के लिए सही शब्दों का प्रयोग कर सके। प्राथमिक स्तर पर भी बच्चों से अपेक्षा रहती है कि वे कहीं या लिखी गई बात पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सके और प्रश्न पूछ सकें
भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया और माहौल के संदर्भ में यह ध्यान रखना जरूरी है कक्षावार या स्तरानुसार रोचक विषय सामग्री का चयन किया जाना चाहिए, जिससे बच्चों को हिंदी भाषा की विभिन्न शैलियों और रंगतों से परिचित होने और उनका प्रभावी प्रयोग करने का अवसर मिल सके। भाषा संप्राप्ति के बिंदु दिए गए हैं, परस्पर उनमें जुड़ाव है और एक से अधिक भाषाई क्षमताओं की झलक उनमें मिलती है। किसी रचना को सुनकर, पढ़कर उस पर गहन चर्चा करना, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना, प्रश्न पूछना पढ़ने की क्षमता से भी जुड़ा है और सुनने बोलने की क्षमता से भी। प्रतिक्रिया, प्रश्न और टिप्पणी को लेकर भी अभिव्यक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाएं। दूसरों की बातों को रुचि के साथ ध्यान से सुनना, अपने अनुभव कल्पनाओं को बेझिझक और सहज ढंग से अभिव्यक्त करना, अलग अलग संदर्भों में अपनी बात कहने की कोशिश करना, स्तरानुसार कहानी, कविता आदि को सुनने में रुचि लेना और मजे से सुनना सुनाना, देखी सुनी और पढ़ी गई बातों को अपनी भाषा में कहना, विचार करना और प्रतिक्रिया देना, सुनी और पढ़ी कहानी और कविताओं को समझकर अपने अनुभव से जोड़ पाना, स्तरानुसार कहानी या कविता या अनुभव के स्तर पर किसी स्थिति का निष्कर्ष या उपाय निकालना, चित्र या संदर्भ के आधार पर अनुमान लगाते हुए पढ़ना, पढ़ने की प्रक्रिया को दैनिक जीवन की जरूरतों से जोड़ना, सुनी हुई पढ़ी हुई बातों को समझकर अपने शब्दों में कहना और लिखना, चित्रों को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, अलग अलग विषयों को और अलग उद्देश्यों के साथ लिखना, अपनी कल्पना से कविता कहानी आदि लिखना, विषय सामग्री के माध्यम से संदर्भ के अनुसार नए शब्दों का अर्थ जानना, मनपसंद विषय का चुनाव करके लिखना, विभिन्न विराम चिन्हों की समझ के साथ प्रयोग करना और घर और विद्यालय की भाषा के बीच संबंध बनाना। साथियों, आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सुंदर नोट्स बनाए हैं राकेश गुप्ता जी ने, इसके लिए उन्हें बारंबार धन्यवाद। साथियों, इसकी पीडीएफ का पासवर्ड मैंने आपको बता दिया है। इसका पीडीएफ का पासवर्ड होगा मॉड्यूल 11, MODULE मॉड्यूल 11 यानी कि 11 @Gupta G GUPTA गुप्ता JIG। तो आप इसका पासवर्ड से इसको खोल सकते हैं। ध्यान से सुन लीजिए। आप बार बार कहते हैं हमारी समझ में नहीं आया, क्योंकि आप वीडियो नहीं देखते। वीडियो तो आपको देखनी पड़ेगी अगर आपको पासवर्ड चाहिए। उसके बाद जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको सही से समझ में नहीं आएगा। उसके बाद आता है नमूना। शिक्षकों को अपनी भाषा शिक्षण के उद्देश्यों और उनके सीखने सिखाने के चरण और कक्षा में सीखने के प्रतिफलों को समझने की जरूरत है, ताकि उनकी कक्षा की प्रतिक्रियाओं के लिए प्रभावी ढंग से योजना बनाने के लिए अध्यापक से अपेक्षित प्रक्रियाओं को समझने में मदद मिलती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 द्वारा उल्लेखित उद्देश्यों में कौशलों और इसके अनुवर्त के रूप में विकसित पाठ्यक्रम को संदर्भित कर सकते हैं। सीखने के प्रतिफल इसके उद्देश्यों को योग्यता आधारित शिक्षण में बदल देते हैं। पढ़ने से पहले नंबर 1, बच्चे गृह कार्य करने के बारे में समूह और जोड़े में अपनी पसंद नापसंद की चर्चा करते हैं और सबके साथ साझा करते हैं। नंबर 2, अध्यापक QR कोड या किसी अन्य स्रोत से ऑडियो क्लिप चला सकते हैं। पढ़ते समय उचित उच्चारण के साथ ऊंची आवाज में पढ़ सकते हैं। कक्षा को जोड़ों या समूह विभाजित करके बारी बारी पढ़ाया जा सकता है। बच्चों को समझने के साथ पाठ को डिकोड की सुविधा देता है। प्रत्येक हिस्से को पढ़ने के बाद प्रश्न पूछ सकते हैं, यह जानने के लिए कि वे पाठ समझ चुके हैं। पढ़ने के बाद पढ़ने की समझ। नंबर 1, समूह या जोड़ों में बच्चों को पाठ्य पुस्तक पढ़ने के लिए मौखिक रूप से प्रश्नोत्तरी की जाती है, फिर अलग अलग लिखने को भी कह सकते हैं। नंबर 2, पाठ से आगे बढ़े हुए कुछ और प्रश्न भी पूछते हैं। भाषा के साथ काम करना, यह पढ़ने और पाठ्य सामग्री की भाषा के मुद्दों के आधार पर शब्दावली या व्याकरणिक गतिविधि है। नंबर 2, बच्चों को रिक्त स्थान भरने खोजने को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका सुनना और बोलना। बच्चों को कोई कहानी सुनने के लिए कह सकते हैं और कुछ प्रश्नोत्तर भी दे सकते हैं। नंबर 2, कहानी को फिर से सुनाएं, संक्षेप में सार बताएं। नंबर 3, किसी अन्य भाषा, बच्चों की मातृभाषा में कहानी सुनाएं। नेक्स्ट आता है आपका बोलना। 3 या 4 समूह में सबसे पहले विचार इकट्ठा करने के लिए विचार मंथन गतिविधि करते हैं। उसके बाद गृह कार्य के बारे में विचार जानना, कैसा महसूस करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका लिखना। बच्चे अब गृह कार्य में भावना लिखते हैं। बच्चे बताएंगे कि विचारों को कैसे इकट्ठा किया जाए, इन्हें कैसे लिखें, पहले मसौदा लिखें और लेख को संपादित करें। नेक्स्ट आता है आपका शैक्षणिक प्रक्रियाएं और सीखने के प्रतिफल। तो शैक्षणिक प्रक्रिया में सुनने की समझ विकसित करने के लिए एक संसाधन के रूप में श्रव्य द्रव्य सामग्री आदि सुनना और साझा करना, व्यक्तिगत बातचीत में भाग लेना, अपना और अन्य व्यक्तियों का परिचय।
और बात करते हैं सीखने के प्रतिबल में, भूमिका निभाना, समूह चर्चा, वाद विवाद में भाग लेना, कविताएं, गीत, चुटकुले, पहेलियां आदि सुनना व साझा करना, मौखिक संदेश, टेलीफोन संचार का उत्तर देना और कक्षा विद्यालय की प्रार्थना सभा, रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक स्थानों पर की गई घोषणाओं का और निर्देशों का जवाब देना। नेक्स्ट आपका रोल प्ले। अध्यापक माता पिता के दृष्टिकोण से गृह कार्य देखने का अक्सर प्रदान करता है। समूह बनाकर अभिनय करने की भूमिकाओं की फोटोकॉपी देना। नेक्स्ट आता है आपका अतिरिक्त संसाधन। बच्चों को 5 मिनट याद करने और लिखने की अनुमति देते हैं। बच्चे ऐसा कर सकते हैं तो फिर पाठ सुनने के लिए कहते हैं, लेकिन मूल पाठ के करीब हो जाता है। कुछ बच्चे होमवर्क नहीं करते, उन्हें उबाऊ लगता है, इसके बजाय खेल में अधिक ध्यान रहता है क्योंकि उन्हें गृह कार्य पसंद नहीं। नेक्स्ट आपका पढ़ना। पढ़ना एक संवादात्मक प्रक्रिया है जो पाठक और पाठ के बीच चलती है, जिसके परिणाम स्वरूप पाठ को समझा जाता है। तो इसी तरह से आपका लिखना आ गया। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, काफ़ी बड़ी वीडियो हो चुकी है। साथियों आप इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका पासवर्ड मैं बता चुका हूं, module11@gupta जी। उसके बाद शब्दावली, शब्दों का अधिग्रहण भाषा सीखने के क्षेत्र में एक प्रारंभिक और आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, तो इसे देख लीजिए। उसके बाद भाषा शिक्षण शास्त्र, इसमें बताया गया है डिटेल में, इसको भी आप नोट कर लीजिए और आप इसकी PDF को डाउनलोड कर लीजिए। बहुत अच्छी तरह से इन्होंने नोट्स बनाए हैं। इन नोट्स को आप याद कर लीजिए क्योंकि आने वाली कॉम्पिटेंसी टेस्ट में ये नोट्स आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो साथियों काफ़ी सुंदर नोट्स लिखे हैं राकेश गुप्ता जी ने, बूढ़ा मंदसौर से हैं जो, और इसके साथ साथ इन्होंने अपनी पिक्चर भी शेयर की है। ये राकेश गुप्ता जी इस तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अगर मेहनत आदत बन जाए तो देखिए किस तरह राकेश गुप्ता जी बालक प्राथमिक विद्यालय बूढ़ा, जिला मंदसौर में है। कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। देखिए कितनी सुंदर बात लिखी है, अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। तो साथियों बहुत सुंदर नोट्स हैं राकेश गुप्ता जी के लिए, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतने सुंदर नोट्स बनाए। साथियों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।